हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल एकेडमी। आज अपनी जो डीपीक्यू क्लास है वो डे 23 है। आपके आर एस प्रीलिम्स है, उसकी डेट भी आ गई है। 1 अक्टूबर को आपका आर एस जो प्री है वो प्रस्तावित है, तो अब टाइम है वो बहुत कम रहा है। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट सवाल जो ये मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है हर सब्जेक्ट की, उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स सर्वे की जो क्लासेज हैं यूट्यूब चैनल पे पहले सर्वे करवाया है, वो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, इस तरीके के टॉपिक हैं जिससे आपके आर एस प्री है वो बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप उन चीजों पे अब ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आज हम कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, आर्ट कल्चर से संबंधित वो सवाल जो पीछे 2021, 2016 या 2018 के पेपर में आई हुई थी। वो सब सवाल हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस किले में स्थित है? आपका दुर्ग दिया हुआ है, सिलेबस में देखा होगा, उसमें ये पूछ रहे हैं कि इस दरगाह गागरोन के दुर्ग में है या जालोर में है या सिवाना में या रणथंबोर दुर्ग। कौन से दुर्ग में ये जो सूफी संत है हमीदुद्दीन, इनकी दरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गागरोन का दुर्ग। अब गागरोन का दुर्ग है, उसमें और कौन कौन सी इस तरीके की जो या तो दरगाह या इस तरीके की कोई बनावट है वो हम सब देख लेते हैं। आपको पता है कि काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के संगम पे है ये गागरोन का दुर्ग, ठीक है। जल दुर्ग का उदाहरण है। दुर्ग की जो क्लास करवाई हुई है मेरी, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इस दुर्ग का निर्माण कराया था वो 11वीं सदी में डोडा परमार जो शासक थे, उनके द्वारा ये इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। खिंची चौहानों के कालांतर में जो खिंची शासक थे झालावाड़ के, उन्होंने इस दुर्ग पर अधिकार किया और उनके अधिकार क्षेत्र में ये दुर्ग रहा। यह किला अचल दास खिंची जी, अचल दास खिंची जी उनकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान थे उसंग शाह, उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं इस दुर्ग के बारे में आपको बता रही हूँ। जिस दुर्ग में ये दरगाह है वो झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के संगम पर ये जो गागरोन का दुर्ग है ये स्थित है। जल दुर्ग का उदाहरण है, ये तो आपको नाम से पता चल गया कि दो नदियों के संगम पर है, इसका मतलब यह है जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला है। इसका निर्माण तो डोड परमार जो शासक थे उन्होंने करवाया था, परंतु खिंची जो शासक थे उनका कालांतर में इस दुर्ग पर शासन रहा। उनमें से एक प्रसिद्ध है अचल दास खिंची, है ना। उनकी वीरता के लिए ये दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। कुछ अन्य अगर देखें तो संत पीपा थे, उनकी छतरी भी इस गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा सूफी संत मीठे साहिब बोल दो, यहाँ अभी हमने देखा संत अमीदुद्दीन, उनकी दरगाह है। औरंगजेब ने यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा था, उसका निर्माण भी करवाया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संत पीपा की छतरी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो आप बता देना कि गागरोन का दुर्ग है उसमें स्थित है। क्लियर। अगला सवाल है, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास, ये जो संत हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से? ये सवाल 2021 में आया था कि बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधो दास जी, इन संतों का संबंध किससे है? ये दादू पंथ से संबंधित संत है, लालदास संप्रदाय से, जसनाती से या राम सनई से? इसका राइट आंसर है दोस्तों दादू पंथ, है ना। दादू पंथ के ये प्रमुख थे बखना जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जगन्नाथ जी और संत दास जी, ठीक है। अब अगर दादू पंथ की बात चली है तो दादू के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। दादू दयाल थे, उनको राजस्थान का कबीर बोलते हैं, ये सवाल भी आया हुआ था। अब इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कौन से ऐसे राजस्थान के संत थे जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ परंतु जिनकी कर्मस्थली थी वो राजस्थान रही? तो वो थे संत दादू दयाल जी। उन्होंने बुड्डन यानी वृंदानंद नामक एक संत थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी और 1567 तक ये सांबर है जो उसमें आकर रहने लग गए। और मुगल सम्राट 1585 में मुगल सम्राट थे इनके समकालीन अकबर, उनसे भेंट करने हेतु ये फतेहपुर सीकरी थे, वहां पर भी गए थे। तो कौन सा ऐसा संत था जिसने मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी? तो वो थे संत दादू दयाल जी। क्लियर। अब उनका जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? नरैना। नरैना
गांव में है, क्योंकि 1603 में यहीं पर देह त्यागी और दादू पंथी इस स्थान को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। दादू जी ने अपने जो भी उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी। जयपुर आसपास का क्षेत्र था, उसमें मुख्यतः जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो इस वजह से दादू जी के जो उपदेश देने की मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी? ढूंढाड़ी बोली थी। क्लियर ये। और इसके अलावा वो एक निर्गुण संत थे। दादू दयाल जी राजस्थान के निर्गुण संत थे, इसी वजह से इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसकी वजह कि कबीर दास जी भी एक निर्गुण संत थे, जिन्होंने सामाजिक समानता, मूर्ति पूजा, आडंबर, इन सब का विरोध किया था और सामाजिक समानता का समर्थन किया था। तो जो उन्हीं सिद्धांतों पर चले थे दादू दयाल जी, इस वजह से इनको भी क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर बोलते हैं। क्लियर। ये वही बात दे रखी है, कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का विरोध किया। अब इनके शिष्य कुछ और भी थे जो पेपर में आए। उसके अलावा इनके गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास, बखना जी, रजब और माधो दास। याद रखना, गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रजब। अब आपसे पूछ ले कि रजब है वो किन के शिष्य थे? तो वो दादू जी के शिष्य थे। माधो दास जी थे, ये अपने पे उसमें सवाल में था, ये सब दादू के शिष्य थे। और इन ये संप्रदाय जो दादू पंथ था, ये भी आगे चलकर बहुत सारे संप्रदाय यानी लगभग 5 उप संप्रदाय थे उसमें विभाजित हो गया था, जिसे खालसा, विरक्त तपस्वी, उत्तरादे, खाकी, नागा, नियंग, ये सब थे। ये आगे चलकर 5 इनके 6 इनके ये उप संप्रदाय थे। और दादू पंथियों का सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा कहलाता है। तो आपसे पूछ ले कि आगे चलकर दादू संप्रदाय वो कितने जो उप संप्रदाय थे उसमें विभाजित हो गया? तो ये जो 6 संप्रदाय थे इनमें विभाजित हो गया था। क्लियर। अगला सवाल लास्ट जो 2021 की प्री हुई थी उसमें आया हुआ था, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो ऐसे लिखा जाता है, आणो, आणो क्या है? तो ये विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा, कुआं पूजन या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, इनमें से आणु प्रथा है उसका संबंध किससे है? तो आणु प्रथा एक तरीके की, हम सामान्य भाषा में उसको क्या बोलते हैं? मुकलावा या गोना करना बोलते हैं। किसी भी लड़की की शादी हो जाती है छोटी उम्र में, तो उसके बाद वो जब वापस विवाह के बाद थोड़े दिन बाद वो जब ससुराल जाती है तो उसको क्या बोलती है? सामान्य भाषा में मुकलावा गोना या फिर आणु प्रथा के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर। यानी विवाह के बाद दुल्हन जब दूसरी बार ससुराल जाती है तो उसको आणु बोलते हैं। एक तरीके का ये रीति रिवाज है। अगला सवाल है, टोटी एक आभूषण है, शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये भी 2021 के एग्जाम में था। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में? कटी, हाथ, नाक या कान? तो टोटी पहनी जाती है कान में। टोटी आभूषण का संबंध किससे? कान से। कान के कुछ अन्य आभूषण भी आप याद कर लो, जैसे कर्णफूल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, पीपल पत्रा, पीपल पत्रा, ठीक है। टोटी इसमें आ गया आपका झुमका, ये भी सबको पता है कि कान में पहना जाता है। और एक होता है अंगोटया, अंगोटया, और सबसे इंपॉर्टेंट सुरलिया, सुरलिया। तो आपसे ये सवाल पूछ ले, इस पे में ये आ जाए आपका कि पीपल पत्रा आभूषण है, ये शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो आप बता देना कि ये कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। क्लियर। अगला, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई थी? वैदिक यंत्रालय वो कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर है अजमेर में। अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो भारत के एक समाज सुधारक थे, उन्होंने इस वैदिक यंत्रालय की स्थापना की ताकि उनका जो भी लेखन है वो उस लेखन का प्रकाशन इस वैदिक यंत्रालय के माध्यम से किया जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वही स्वामी दयानंद सरस्वती जब राजस्थान आए यात्रा की तो उन्होंने अजमेर में इस जो छापाखाना है वैदिक यंत्रालय, इसकी स्थापना की। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? एक तरफ आपकी कुछ बुक्स दे रखी है, दूसरी तरफ आपके कुछ राइटर दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं और पुस्तकें दे रखी हैं। अब निहत रंग है,
उसका है स्वाई प्रताप सिंह, नागदमन सायाजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह। अब इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो रणमल छंद श्रीधर व्यास बिल्कुल सही है, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह सही है, नागदमन सयाजी झूला सही है, निहत रंग है ये आपका गलत है, यानी निहत रंग के लेखक सवाई प्रताप सिंह नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ए, आपका आंसर हो गया उत्तर ए हो गया, है ना, ए ये होगा। गलत पूछा है ना, कौन सा गलत नहीं है, तो ए आपका यानी निहत रंग सवाई प्रताप सिंह नहीं है, तो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि निहत रंग है ये बुद्धा सिंह की रचना है, बुद्धा सिंह है इसकी रचना है। तो अगर हमको पता है कि निहत रंग के सवाई प्रताप सिंह नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये याद कर लो। मे भी कई बार रिपीट भी हो जाता है। उससे पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें ये था कि श्री रणमल छंद है, इस रचना के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो श्रीधर व्यास है। भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह की, नागदमन सायाजी झूला की और निहत रंग बुद्धा सिंह की प्रमुख रचना है। अगला सवाल ये सेम ही है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है और सही उत्तर है उसका हमको चयन करना है। इसमें एक तरफ आपके त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची 2 में उत्सव की तिथि या माह दे रखा है। बूंदी की कजली तीज है वो कब मनाई जाती है, होली या पर्युषण पर्व या गणगौर। अब हमको पता है कि बूंदी की कजली तीज है वे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ये तो सबको पता है। श्रावण शुक्ल तृतीया है उसको छोटी तीज और भाद्रपद कृष्ण तृतीया उसको बड़ी तीज, वहां यानी बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है। होली सबको पता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। पर्युषण है ये जैनों का प्रमुख त्योहार है जो भाद्रपद माह उसमें मनाया जाता है। गणगौर है ये चैत्र माह में मनाई जाती है। अब इसका मिलान हम कर सकते हैं आराम से। एक हमने क्या किया, एक किया है, तो एक अपना एक ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, होली हम फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं, यानी हमारा हो गया बी का 2 हो गया, बी का 2 आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ बी आपका 2 ये भी है। अब तीसरा देखते हैं, पर्युषण हमको पता है भाद्रपद में है, तो यानी सी का 1 हो गया, तो अपना हो गया सी का 1 हो गया। अब गया डी बच गया अपना गणगौर, यानी गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र माह में 4, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर। अगला सवाल ये सेम ही सवाल है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपके कुछ लोग वाद्य यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं वाद्य यंत्रों के कुछ प्रख्यात कलाकार हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो देखते हैं, बपंग है, बपंग का प्रमुख है ए का बपंग का सद्दीक खान, जहूर खान, कर्णाबीन या रामनाथ चौधरी, तो इसका होगा 4 अपना। नड़ है जो बी है उसका राइट आंसर होगा अपना बी का 3 होगा, बी का होगा अपना 3 यानी कर्णाभील होगा। अलगोजा है, अलगोजा के प्रमुख है जो सी जहूर खान, अलगोजा का प्रमुख है जहूर खान। अब खड़ताल है उसके हो गए सद्दीक खान। तो आपको इन सब के याद कर लेने हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर का पेपर है, मे भी अब की बार कुछ और पूछ ले। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, इसका ए हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अगला सवाल राजस्थानी भाषा साहित्य, इसमें आपको इस सवाल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बपंग, नड़, अलगुजा या खड़ताल ये पैटर्न चेंज किया है, इस तरीके के आ सकता है कि ये तत्वाद्य, अवनद्य या घनवाद्य या इनका संबंध किस श्रेणी से है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, वो कहाँ पर है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। इसका राइट आंसर है बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में 1983 में स्थापित हुई थी ताकि राजस्थानी भाषा है साहित्य उसको प्रमोट किया जा सके। अगला सवाल फिर से वही मिलान कीजिए और कूट में से सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध दे रखा है। अब हम देखते हैं गागरोन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। गागरोन का युद्ध हुआ था दोस्तों 1519 में, ऐसे वहां मिलान कर लेना आप। सारंगपुर का युद्ध हुआ था ये सबको पता है 1437 में हुआ था। सुमेल का युद्ध है ये 1544 में हुआ था। साहिबा या पाहिबा का युद्ध ये कब हुआ था, बच एक ही बच गया तो उसको लगा दीजिए 1541-42 में हो गया। क्लियर। अब इसको मिलान कर लीजिए, टफ ही नहीं है। ए है, ए काम ने क्या किया है, एक किया है, एक काम ने एक किया है, वैसे ही उत्तर आ गया, नहीं 1 4 और है। अब बी है, सारंगपुर का युद्ध हमने 3 किया है, बी काम ने 3 किया है, तो ये आंसर होगा इसका। सी काम ने 2 किए, सुमेल का युद्ध है
उसको 1544, और डी का सहबा या पाइबा तो 1541-42। तो आपको आपका आंसर मिल गया, ए है इसमें। ये भी लास्ट ईयर का सवाल है आपका। अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ये सही विकल्प है, उसका हमको चयन करना है। तो आहड़ सभ्यता, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति है वो घेरी गई है। तो इसमें हमको करना है सही विकल्प का चयन। अब आप बताइए, आदिवासी आहड़ सभ्यता बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये बताइएगा, आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही, इससे स्टेटमेंट है। धातु का काम तांबा गलाना जानते थे, तो धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो काले लाल रंग के मृद भांड है और उस पर सफेद रंग की इस तरीके की चित्रकारी उस पर की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 है, उसमें प्रॉब्लम है इस वजह से कि इन्होंने बोल दिया कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये गलत है, आहड़वासी थे, वो चावल से परिचित थे। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। तो ए, सी और डी यानी एक है वो आपका सही उत्तर है। आंसर ए, सी, डी है वो आपका सही उत्तर हो गया। यानी तांबा भी गलाते थे, अर्थव्यवस्था का मुख्य जो उनका साधन था वो यही था कि धातु से रिलेटेड काम करते थे। और उनके जो मृद भांड मुख्यतः मिले हैं वो काले या लाल रंग से है, उसके ऊपर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति है वो बनाई गई है उस पर। ठीक है। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर निम्न मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सब ये जो मंदिर दे रखे हैं सबके सब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित आकृति है। अब आपको ये बताना है कि जैन कौन सा है। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, सातवीस मंदिर, समीदेश्वर मंदिर, समीदेश्वर इस तरीके से लिखते हैं, समीदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो इसमें से जैन मंदिर है वो है आपका सातवीस मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर है, ये तुलजा माता को समर्पित है। समीदेश्वर मंदिर, और आपको ध्यान में रखना है कि जैन मंदिर पूछा है तो जैन है आपका सातवीस मंदिर है। इसके अलावा 6 और मंदिर मिले हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें स्थित जैन मंदिर है। विष्णु मंदिर भी है, कुछ शिव मंदिर भी है, कुछ माता जैसे तुलजा भवानी का मंदिर भी है। परंतु इनमें से उपयुक्त में से कौन सा मंदिर है जो जैन धर्म को समर्पित है, तो वो है सातवीस मंदिर। क्लियर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। तो रामजीदास, बक्सराम नहीं बक्साराम, नानक राम या नंदराम। तो इसका राइट आंसर होगा रामजीदास था। ये अलवर शैली का संबंधी चित्रकार नहीं था। ये याद कर लो आप तीनों, बक्साराम, नानक राम, नंदराम, इन तीनों का संबंध अलवर शैली से था। अब आपको जो भी राजस्थान की शैलियां है, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, कोटा, बूंदी, इन सब के चित्रकार है वो याद होने चाहिए। पिछले बार ये पूछा है, अब की बार सवाल चेंज हो जाए, ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा चित्रकार है जिसका संबंध बीकानेर शैली से नहीं है, तो आप बता सकते हो। तो ध्यान रखना, रामजीदास नहीं है, बाकी बक्साराम, नानकराम, नंदराम इनका संबंध है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये रचना दे रखी है, लेखक दे रखा है। ये 18 का पेपर में आया हुआ है, सेम टू सेम सवाल हम 21 में करके आए हैं, बस रचना ही चेंज थी। अब की बार यही 18 में आया था, रचना और लेखक दे दिए और सुमेलित नहीं है वो बता दिया। बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे, मेघराज मुकुल, पगफेरू, मणि मधुकर। अब आपको इस सवाल में रचना जो लेखक है उसकी रचना आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप एलिमिनेट कर पाओगे। ये बहुत बड़ी रचना है, बोल भारमली, ये रचना ये यादवेंद्र शर्मा जी है, इनकी नहीं है। ठीक है, ये सत्य प्रकाश जोशी जी थे, सत्य प्रकाश जोशी जी थे, उनकी रचना है। तो आपका आंसर मिल गया पागी, याद कर लो, चंद्र प्रकाश देवल की है। और मेघ कोडमदे है, ये मेघराज मुकुल की भी है। पगफेरू है, ये मणि मधुकर की रचना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपका? बोल भारमली नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता है कि नहीं ये रचना तो सत्य प्रकाश जोशी जी की है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधी थी वो कौन सी थी? लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी।
इसका राइट आंसर है मांड शैली से संबंधित थी। ये बहुत इजी सवाल है जो 18 के पेपर में आया हुआ है। अगला है नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की, संत निम्बार्काचार्य जी की, संत रैदास जी या संत रामचरण जी की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संत चरणदास जी की शिष्या थी संत दयाबाई। ये महिला शिष्या थी। दयाबाई इनकी दो शिष्याएं थी, मेवात क्षेत्र में थी, दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई ये दो शिष्या थी और दोनों नारी संत थी जो संत चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी। अगला एक ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गवरी, लूर, बम या तेरा ताली। तो अब ये तो आपको ग्रास्य जनजाति के सारे नृत्य है वो याद होने चाहिए। अगर याद है या वो दूसरों को भी याद है, ये सवाल तो इतना इजी बना दिया कि दूसरों को याद है तेरा ताली, बम नृत्य, गवरी, लूर, तो आप पता कर सकते हैं कि ग्रास्य जनजाति से संबंधित इसमें कौन सा है। तो इसमें है लूर। लूर नृत्य है, कूद नृत्य है, ये सब ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य है। तो ग्रास्य जनजाति से नृत्य शैली है उसका संबंध है लूर। अगला है विजयदान देथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान जी राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल राजस्थानी भाषा के और साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक में रूपांतरित की गई थी। ओके, ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना बोरुंदा जोधपुर में भी थी, तो उनके कोमल कोठारी जी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की, तो उनके सह संस्थापक थे। पहला भी बिल्कुल सही है, प्रसिद्ध लेखक भी थे और उनकी एक कहानी थी जो चरणदास चोर नामक नाटक में रूपांतरित भी हुई थी। तो अब आपसे ये सही कूट का चयन करना है। मैंने आपको बता दिया कि दोनों कथन आपके सत्य हैं। ये देते केवल एक ए सत्य, बी सत्य, न तो ये न बी सत्य और दोनों ए और बी दोनों आपके सत्य हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया, ए और बी दोनों है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है विजयदान देथा जी थे और उनकी कहानी थी वो चरणदास चोर में रूपांतरित भी हुई थी। अगला सवाल है मंदिर और जिला। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ आपका जिला है, आपको सही कूट का चयन करना है। कामेश्वर मंदिर पाली जिले में है, हमको पता है, आपको ये पता होगा। कामेश्वर मंदिर कहाँ है? पाली जिले में। शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में। पीपला माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। और नीलकंठ गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर जिले में। अब मिलान कर लीजिए, सिंपल सा वाला पर आना चाहिए। कामेश्वर मंदिर हमने कह दिया कहां पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में दो आगे। शीतलेश्वर मंदिर हमने, कामेश्वर मंदिर हमने बोला पाली जिले में, शीतलेश्वर मंदिर हमने बोला झालावाड़ में। आपको उत्तर मिल गया, आपको भी हो गया है ना। और पीपला माता का मंदिर है कहां पर? जोधपुर में। और नीलकंठ में गणेश जी का मंदिर है वो कहां पर? अलवर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 2। क्लियर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? यानी आपको कुंभा के दरबार के सारे जो दरबारी साहित्यकार हैं उनकी सूची आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप नहीं था कर पाओगे। टीला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी या नाथा। तो हमें पता है कि टीला भट्ट थे, मुनि सुंदर सूरी थे, नाथा था, मंडन था। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो मुनि जिन विजय सूरी थे, वो कुंभा के दरबार के दरबारी साहित्यकार या विद्वान था, वो नहीं थे। क्लियर। निम्न में किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल है वो संबंधित है? अली बख्शी ख्याल का संबंध किससे है? करौली, चिड़ावा, अलवर या चित्तौड़गढ़। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध है अलवर जिले से। ऐसे वैसे हम याद करते हैं ना जनरली, अली बख्शी ख्याल अलवर जिले से है। ये लोक नाट्य, राजस्थान के जो लोक नाट्य है, ख्याल, रमत, तमाशा, नौटंकी, वो सब आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में उसका प्रचलन है, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, कोई प्रमुख कलाकार है तो उसका संबंध है अगर किस ख्याल से, तमाशा से या किस लोक नाट्य से, तो वो सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला है राजस्थान का संक्रिया नृत्य संबंधित है। ये भी 2018 ये 16 के पेपर में आया था। सवाल वही रिपीट होती है, चेंज हो जाते हैं, बस पैटर्न सेम रहता है। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया या तेरा ताली। इसका राइट आंसर है कालबेलिया। कालबेलिया से है आपका संक्रिया नृत्य। क्लियर। राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है
हंसावली किसके द्वारा रचित है? ये इस वजह से दी गई थी कि जो हिंदी साहित्य थे उसमें एक धारा चली थी सूफी धारा, तो उसमें बहुत सारी जो प्रेम कथात्मक जो रचना है उसकी रचना हुई थी। प्रेम संबंधी जो भाव है उसकी रचना मुख्यतः सूफी का जो कवि थे उन्होंने की थी। उसी में से एक सूफी कवि थे जिनका संबंध राजस्थान से था और जिन्होंने हंसावली की रचना की थी। तो हंसावली के रचयिता है वो है असायत। इसी वजह से भी हम असायत को यानी हंसावली को पढ़ते हैं, क्योंकि इस जो काव्य धारा जो सूफी काव्य धारा है उसकी शुरुआत यानी उसकी जो प्रथम रचना मानी जाती है वो हंसावली को मानी जाती है, जिसकी रचना असायत ने की थी। क्लियर? तो इस वजह से ये सवाल पूछा गया था आपको कि राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है हंसावली, वो किसके द्वारा रचित है? तो वो नगेंद्र, इनका पूरा नाम श्री नगेंद्र असायत है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ओके दोस्तों, आज हमने किए 2018, 2016, 2016 में से भी कुछ सवाल अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 16, 18 और 21 उसमें राजस्थान आर्ट कल्चर से संबंधित मुख्यतः अभी हिस्ट्री है वो बच गई, वो पीछे की क्लासेज में मैं कवर करवा चुकी हूँ। आर्ट कल्चर से संबंधित सवाल हमने देखे कि किस पैटर्न के सवाल आते हैं। 2021 को अगर छोड़ दे तो 2018 और 16 में जो सवाल आए थे वो बहुत ईजी थे। ईजी अगर आपको 15 सवाल भी आ रहे हैं आपके तो आप एक दो सवाल मान सकते हो टफ, बाकी बिल्कुल नॉर्मल थे। अली बख्शी ख्याल या कुछ चित्रकार किससे संबंधित है, तो इस पैटर्न के जो जनरली हमारे पढ़े हुए हैं वो वाले सवाल आते हैं। हाँ 2021 में कुछ सवाल आए थे वो टफ नहीं कह सकते पर थोड़ा उनका स्टैंडर्ड था, तो उसी हिसाब से जो नेक्स्ट जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें भी 21 को अपना पैमाना मान के उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो पीछे के और भी पेपर है 13 के 10 के 12 के उसमें आर्ट कल्चर के क्या सवाल आए हुए है वो कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर। थैंक यू।